नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं संस्कृत शिक्षण की नवीन विधियां। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है प्राचीन विधियों के विषय में। प्राचीन विधियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके बीच क्या अंतर होता है तथा उन पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, इन सब के विषय में आपने पढ़ा है। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए नवीन विधियों के अंतर्गत नवीन विधियों के कितने प्रकार होंगे और उनके बीच क्या अंतर होगा, हम उन्हें पहचाने कैसे तथा उन पर प्रश्न कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में आप लोग जानेंगे। यह वीडियो उन सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा जहां पर लैंग्वेज पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आते हैं, यद्यपि हर जगह ही आते हैं। तो यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकेंगे, आपकी अवधारणा स्पष्ट होगी। प्रश्न किसी भी तरह से अगर आप घुमा करके भी आते हैं तो आप उसको करने में सक्षम होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नवीन विधियों के अंतर्गत प्रथम विधि है पाठ्यपुस्तक विधि। पाठ्यपुस्तक विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु पाठ्यपुस्तक होती है, अर्थात टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक आपको अवेलेबल करा दी गई उसी के आधार पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उसी में जो जो गतिविधियां दी हुई हैं वो भाषा से संबंधित हो, व्याकरण से संबंधित हो अथवा वाचन कौशल से हो या लेखन कौशल से हो, उसी के आधार पर आप करवाते हैं। पहले उसी के आधार पर आप पढ़ाते हैं, उसी के आधार पर आप अभ्यास करवाते हैं। तो शिक्षण का केंद्र बिंदु पाठ्यपुस्तक होगा। कक्षा के स्तर के अनुसार विषय वस्तु का वर्गीकरण होता है, यह तो आप समझते ही हैं कि कक्षा के स्तर के अनुसार ही पाठ्यपुस्तक बनाई जाती है। भाषा शिक्षण की यह लोकप्रिय विधि है क्योंकि इसमें शिक्षक पर ज्यादा जोर नहीं होता है। पहले से बना बनाया जो नियम होता है उसी को फॉलो करते हुए शिक्षक को आगे बढ़ना होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसके लिए है। प्रतिपादक जो है, इसके प्रतिपादक को आप याद रखिएगा कि प्रतिपादक जो होते हैं वो विष्ट महोदय हैं। इसके प्रतिपादक से संबंधित प्रश्न आते हैं। अगली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आप लोग जानेंगे कि प्रत्यक्ष विधि को निर्बाध विधि कहते हैं, सुगम विधि कहते हैं। निर्बाध का मतलब होता है बाधा रहित, जिसमें कोई बाधा ना हो, प्राकृतिक रूप से जो चीज हो रही हो। जैसे कि हमें बालक को संस्कृत पढ़ाना है तो उसमें हम मातृभाषा या किसी अन्य भाषा का कोई उपयोग ना करें या अनुवाद ना करें, उसमें सीधे सीधे उसको वो चीजें याद कराई जाती हैं। तो ये निर्बाध विधि होती है। सुगम का मतलब आसानी के साथ। तो प्राकृतिक विधि इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्राकृतिक ढंग से भाषा का अर्जन होता है उसे कराया जाता है। क्योंकि अब इसमें प्रत्यक्ष विधि को हम पहले समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि का अर्थ होता है कार्य करके दिखाना। कार्य करके दिखाना मतलब जैसे मुझे बताना है कि पंखा चल रहा है, अब मुझे उसे संस्कृत में बताना है तो हम बोलेंगे व्यजनम चलति। अब व्यजनम चलति या व्यजनम परिभ्रमति, तो उधर हम इशारा करेंगे, पंखा जहाँ चल रहा होगा उसको बालक देख करके अंदाजा लगाएगा कि हाँ पंखा को व्यजनम बोला गया और परिभ्रमति। उसी प्रकार से और ऐसे शब्द लिए जा सकते हैं कि रमेशः मंदम मंदम चलति अहम वदामि। ऐसे शब्द जब होंगे तो वहां पर बालक ये समझेगा, उसको वो उस मानसिक जो उसके चित्र बनेंगे उससे वो रिलेट कर पाएगा, उसको याद हो पाएगा कि कोई धीरे धीरे चल रहा था तो उसे मंदम मंदम कहा गया था। तो वहां पर ये इसीलिए इसको कहा गया है प्राकृतिक विधि। मतलब प्रकृत रूप से नेचुरली जो है यहाँ पर ज्ञान कराया जाता है, भाषा का अधिगम कराया जाता है। और इसका सर्वप्रथम उपयोग आईफेल स्टोन हाई स्कूल मुंबई में किया गया था, यद्यपि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके प्रवर्तक क्या है, कौन है प्रवर्तक। इसके पीवी वाकील हैं जिन्होंने सबसे पहले इस विद्यालय में इसका उपयोग किया था। इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले विधि पर चलते हैं। अगली विधि है हर्बर्ट की पंचपदी विधि। तो हर्बर्ट की पंचपदी विधि के अंतर्गत आप लोग जानेंगे कि हर्बर्ट के पंचपद कौन कौन से थे। यद्यपि हर्बर्ट जी ने शुरू में 4 पद ही दिए थे, 4 सोपान दिए थे, परंतु उनके जो शिष्य हैं सिलर एवं रेणु ने, उन्होंने इस प्रथम सोपान को 2 भागों में विभक्त कर दिया था। यद्यपि उन्होंने पहले जो अपने सोपान दिए थे उनके नाम अलग अलग थे, जैसे कि संबद्धता अथवा संबद्धता, व्यवस्था और विधि। तो यहाँ पर इसीलिए हमें ब्रैकेट में लिख दिया गया कि जो संबद्धता था उसे अब तुलना कहा जाता है, व्यवस्था को सामान्यीकरण कहते हैं और विधि को प्रयोग कहते हैं। अब जो विषयोपस्थापन जो था शुरू में, जो विषयोपस्थापन स्पष्टता जो थी उसको जो है 2 भाग में, प्रस्तावना और विषयोपस्थापन 2 भाग में कर दिया गया। स्पष्टता को प्रस्तावना और विषयोपस्थापन 2 भाग में कर दिया गया। इस प्रकार से
5 पद हो गए, प्रस्तावना, विषयोपस्थापन, तुलना अर्थात सामान्य संबद्धता, व्यवस्था मतलब सामान्यीकरण, और प्रयोग मतलब विधि। तो इस प्रकार से ये 5 पद हैं। कौन कौन से? प्रस्तावना, विषयोपस्थापन, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। तो ये हर्बर्ट की पंचपदी विधि है, इसमें 5 सोपान है। अब इन सोपानों के विषय में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है। प्रथम सोपान है यहाँ पर प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत जैसे कि आप लोगों ने पाठ्य योजना लिखते समय आप लोगों ने सबसे पहले सामान्य परिचय दिए होंगे, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। लेकिन प्रस्तावना के अंतर्गत किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात जो विषय वस्तु हमें पढ़ाना है उस पर बच्चों की रुचि तथा उनका पूर्व ज्ञान कितना है उसे हम जोड़ते हुए उसे प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावना मतलब इंट्रोड्यूस करना, किसी उनका जो विषय वस्तु है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय दे देना ताकि उनकी रुचि उस विषय में जागृत हो जाए। प्रस्तावना और विषयोपस्थापन में थोड़ा सा अंतर यहाँ पर जानने की जरूरत है। प्रस्तावना जो होता है वो बच्चे की रुचि को जगाता है, लेकिन विषयोपस्थापन जो है वहाँ पर विषय को प्रस्तुत किया जाता है पूरी तरह से। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत ये आता है, जिसमें आप लोग छात्र क्रिया और छात्र अध्यापक क्रिया, श्याम पट्टिकार इत्यादि करते हैं। तो वो विषयोपस्थापन है, वहाँ पर विषय को उपस्थापन किया जाता है, सामने रखा जाता है। उसके बाद तुलना होता है। तो विभिन्न जो बच्चे ने विषय वस्तु जो पढ़ा है, प्राचीन तथा नवीन ज्ञान मतलब पहले का जो ज्ञान है उस और नवीन ज्ञान के बीच तुलना की जाती है। तो ये होती है तुलना। और सामान्यीकरण मतलब जनरलाइजेशन, मतलब कि जो बच्चे के अंदर जो अवधारणा विकसित हुई है उसका सामान्यीकरण कर दिया जाता है, उसको एक तरह से आप समअप कह सकते हैं। और प्रयोग के अंतर्गत बालक का जो ज्ञान है उसका परीक्षण किया जाता है। और जैसे इसके अंतर्गत आप मूल्यांकन अथवा पुनरावृत्तिक प्रश्न को रख सकते हैं, तो यहाँ पर यह प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हर्बर्ट की पंचपदी विधि समाप्त होती है। प्रस्तावना, विषयोपस्थापन, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग से संबंधित। अगली विधि है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि जो होती है, यह विधि पूर्ण से अंश की ओर, पूर्णाद अंशम प्रति शिक्षण विधि पर आधारित है। यहाँ पर शिक्षण विधि नहीं, यहाँ पर शिक्षण सूत्र होना चाहिए। जो मैगजिम्स होते हैं, टीचिंग मैगजिम्स के विषय आप जानते होंगे। एक ही विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की टीचिंग मैगजिम्स का उपयोग किया जाता है। तो शिक्षण सूत्र पर आधारित है। यहाँ सबसे पहले आप लोगों को जानने की जरूरत है कि पूर्णाद अंशम प्रति क्या है। तो पूर्णात यहाँ पर संधि की गई है, पूर्णात धन अंशम। पूर्णात का देखिए इसमें जो ता है और आ मिलकर के द हो गया है, इसीलिए जो है यहाँ पर पूर्णादंशम जैसी आवृत्ति हो रही है, पूर्णादंशम प्रति। किसी पाठ्य वस्तु का विवरण संक्षिप्त रूप से मतलब पूरी तरह से उसको सामने रख दिया जाता है। मतलब शिक्षक पहले समूचे पाठ्य वस्तु का विवरण संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत कर देता है, उसके बाद विभिन्न पक्षों को अलग अलग करके प्रस्तुत करता है। मतलब ये है पहले पूर्ण दे दिया गया, मतलब एज होल टू पार्ट यहाँ पर चलते हैं पूरी तरह से। जैसे मान लीजिए कि एक वृक्ष है, उसके बारे में बता दिया कि यह वृक्ष है, बस किसका वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है। लेकिन फिर वृक्ष के विभिन्न भागों को उसके बारे में बताया जाएगा। तो वहां पर पूर्ण से अंश की तरफ चलते हैं। यह विधि व्याकरण शिक्षण तथा कथा शिक्षण में उपयोगी है। इसको समझ लेते हैं कैसे उपयोगी है। व्याकरण शिक्षण में सबसे पहले सूत्र बता दिया जाता है अथवा बता दिया गया कि संधि इतने प्रकार की है। अब संधि में कितने प्रकार हैं? संधि के में जो है 3 प्रकार बताए जाएंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर में कितने प्रकार हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो उन सभी 5-6 जो प्रकार हैं उनको रखा जाएगा। ऐसे व्यंजन में, ऐसे विसर्ग में। तो यहाँ पर पूर्ण से आप अंश की तरफ चल रहे हैं, या एक वाक्य बता दिया गया, वाक्य के विभिन्न प्रकार के खंड कर दिए गए, तो ये विश्लेषण विधि होती है। विश्लेषण विधि एक साथ संक्षेप, इसका फायदा ये होता है कि एक साथ संक्षेप में शुरू में विषय वस्तु को प्रस्तुत कर देने से ही विषय वस्तु के प्रति रुचि बढ़ जाती है। बालक जानने के लिए जिज्ञासु हो जाते हैं, जानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि संधि है क्या चीज, इसमें कितने प्रकार होते होंगे, कैसे नियम होते होंगे। तो ये होती है विश्लेषण विधि। अगली विधि है संरचनात्मक विधि। संरचनात्मक विधि के अंतर्गत इसमें वाक्य की संरचना पर बल दिया जाता है। मतलब पहले व्याकरण का ज्ञान करा दिया जाएगा, बालक को शब्दकोश से परिचित करा दिया जाएगा, उसके आधार पर वो वाक्य की संरचना बनाएगा, संरचना को सिखाया जाएगा। वाक्य रचना के लिए बालक को विभिन्न प्रकार के शब्दों से परिचित कराया जाता है। मतलब शब्द रूप के कैसे होते हैं, संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है, इन सब के बारे में बता दिया जाएगा। अव्यय हो या क्रिया विशेषण हो, इसी प्रकार संधियों से परिचित करा दिया जाएगा।
तो वहां पर वो वाक्य की संरचना पर ध्यान देगा। तो ये संरचनात्मक विधि है। संरचनात्मक विधि थोड़ा बहुत मिलती जुलती विधि है विश्लेषणात्मक विधि से। अगली विधि है समवाय विधि। समवाय का मतलब होता है इकट्ठा, मतलब कि जिसमें साहित्य और व्याकरण सम्मिलित हों अथवा किसी भी चीज के विभिन्न पहलुओं को जहां पर समाहित कर दिया जाए वो समवाय होता है। समवाय मतलब कि कलेक्शन एक तरह समझ सकते हैं आप। तो समवाय विधि को संयुक्त विधि इसलिए बोलते हैं। संयुक्त मतलब ज्वाइंट, और समन्वय मतलब विभिन्न प्रकार की विधियों का यहाँ पर समन्वय होता है। और समाहार का मतलब इकट्ठा होना भी है। तो समवाय विधि को आप संयुक्त विधि, समन्वय विधि अथवा समाहार विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत साहित्य के पठन के दौरान ही व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। जैसे कि भैया मैंने आपको बताया कि साहित्य के साथ साथ व्याकरण होगा। जैसे कि मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, तो अब जैसे मैंने पूछ लिया मनोरथैः, तो मनोरथैः में कौन सा जो है शब्द रूप है, कौन सी विभक्ति होगी, या कि कौन मनोरथ में ही कौन सी संधि है। तो आप साहित्य के पठन के साथ साथ ही व्याकरण का ज्ञान करा देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि बालक को अलग से पढ़ना नहीं होता और वो रुचि लेता है, क्योंकि व्याकरण नीरस विषय हो जाता है अलग से। और अब आप साहित्य के साथ साथ ही अगर व्याकरण का ज्ञान करा देते हैं तो सबसे उपयुक्त होता है। यही कारण है कि समवाय विधि को बेस्ट विधि माना गया है। ये आप नोट कर लीजिए कि संस्कृत शिक्षण की विधियों में समवाय विधि को बेस्ट, सबसे अच्छी विधि माना जाता है। सर्वोत्तम विधि यही है। समवाय विधि में विभिन्न प्रकार की विधियों का समावेश होता है, जिसे संश्लेषण, संश्लेषण विधि, संरचनात्मक विधि, व्याकरण विधि इत्यादि, मतलब विभिन्न प्रकार की विधियों का समावेशन कर दिया गया है। जिनको क्लियर ना हो वो आगे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मूल्यांकन विधि अगली विधि है। इस विधि में जो है हर्बर्ट की पंचपादी विधि का विकसित रूप ही है ये मूल्यांकन विधि, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें अंतिम जो सोपान है वो प्रयोग का है। तो मूल्यांकन भी उसी तरह से संबंधित है। इस विधि में शिक्षण और मूल्यांकन एक साथ चलते हैं, क्योंकि इसमें पहले शिक्षण करा दिया जाएगा, अंतिम में मूल्यांकन के लिए स्थान रहेगा। यह इस विधि का उपयोग किसी भी इकाई के अंत में किया जाता है। जैसे आप यूनिट टेस्ट प्लान से काफी मिलता जुलता ये है, क्योंकि आप पूरी यूनिट पढ़ाते हैं, उसके बाद उस पर आधारित एक परीक्षण करते हैं। सबसे पहले शिक्षण उद्देश्यों का चयन कर लिया जाता है। तदुपरांत, यहाँ पर तदुपरांत नहीं होगा, तदुपरांत और मिलकर के ओ भी हो सकता है, तो तदुपरांत भी सही है। तदुपरांत पढ़ाने के समय, क्षम्यताम, यहाँ पर तदुपरांत ही होना चाहिए, तदुपरांत नहीं होगा, क्योंकि तत् धन उपरांत तदुपरांत होगा। तदुपरांत पढ़ाने के समय उनका मूल्यांकन किया जाता है, पढ़ाते समय हम उनको इवेल्युएट कर लेंगे। इस विधि के अंतर्गत निम्न सूत्र सम्मिलित हैं: उद्देश्य, पाठ्य बिंदु, छात्र कार्य, व्यवहार रूप, शिक्षक कार्य तथा मूल्यांकन। मतलब उद्देश्य पर सबसे पहले चयन किया जाएगा, पाठ्य बिंदु क्या क्या है, छात्र उसमें क्या कार्य करेगा, शिक्षक का उसमें उसको हम व्यवहार रूप कैसे, मतलब प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, शिक्षक का उसमें क्या कार्य क्या होगा, और मूल्यांकन कैसे होगा। ये निम्न सूत्र सम्मिलित होते हैं। यद्यपि ये प्रश्न नहीं किया जाता कि मूल्यांकन के अंतर्गत क्या सम्मिलित होगा। इसे आप ये समझ सकते हैं कि इसमें होता क्या है, बस आप इतना समझ के चलिए। अब मूल्यांकन विधि के अंतर्गत आप लोगों ने समझा कि इसमें मूल्यांकन किया जाता है, ये यूनिट टेस्ट प्लान की तरह ही है। तो इस प्रकार से नवीन जो विधियां हैं उनके विषय में आप लोगों ने जाना। ये विधियां समाप्त होती हैं। यद्यपि आगमनात्मक निगमनात्मक विधि को भी सम्मिलित किया जाता है इसमें। तो आगमन का मतलब आप समझते ही हैं, और आगमन और निगमन का मतलब होता है डिडक्शन, और आगमन का मतलब इंडक्शन। आगमन में जो होता है शिक्षण सूत्र का उपयोग किया जाता है। किस शिक्षण सूत्र का उपयोग होगा? आगमन के अंतर्गत हम लोग सामान्य से विशेष की तरफ चलते हैं, और निगमन का मतलब हम विशेष से सामान्य की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार से, क्षम्यताम, आगमन में हम लोग विशेष से सामान्य की तरफ चलेंगे, और निगमन में हम लोग सामान्य से विशेष की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार से नवीन शिक्षण विधियां संपन्न होती हैं, पूरी होती हैं। आप लोगों को अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, तथा अगर ये महत्वपूर्ण वीडियो है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए, ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सकें। और कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलिएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं वो लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो आज के लिए वीडियो ओवर होता है। थैंक यू।